हेलो क्लास 12th, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर ऑन दी वेक्टर्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी वेक्टर्स के बारे में। इनफैक्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम ऑफ द बेसिक थिंग्स। ठीक है, वेक्टर्स के लिए क्या कंपल्सरी है, इनफैक्ट वेक्टर्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे कि वो सूटेबल व्हीकल्स बनेंगे इन ऑर्डर टू transfer your host or your foreign DNA into the host cell। वो हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस लेक्चर से वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द वेक्टर्स दैट आर यूजुअली यूज इन द लैबोरेटरीज ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल्स। तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट वेक्टर जो हमको पढ़ने में मिलेगा, इनफैक्ट जो बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं विद इन द लैबोरेटरीज आर दीज प्लाज्मिड्स। ठीक, पहले समझेंगे कि एक्चुअली में ये प्लाज्मिड्स होते क्या हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। What actually these plasmids are? See, humans are very good copycats। ठीक है, नेचर में जो कुछ भी, लेकिन कॉपी, जैसे बोला हिंदी में एक प्रोवर्ब भी है, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। ठीक है, तो ऑलरेडी नेचर में ये जो प्लाज्मिड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, बट व्हाट वी हैव टू डू, these plasmids are not as suitable, मतलब जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उस फॉर्म में सुटेबल नहीं है क्लोनिंग के लिए। तो what we have done, we have modified the structure of plasmids in some or the other way so that they have become the suitable vector for cloning। सबसे पहले देखो प्लाज्मिड होते कहाँ पर हैं। अब मैंने आपको ये बता दिया कि नेचुरली अकरिंग होते हैं, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो these plasmids are, सबसे पहले आएगा दे आर नेचुरली अकरिंग, उसके बाद दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। सब सारी टर्मिनोलॉजीज का अपने आप में एक इंपॉर्टेंट मतलब है, एक इंपॉर्टेंट मीनिंग है जिसको आपको समझना पड़ेगा। नेचुरली अकरिंग मींस नेचुरली अकर करते हैं, ऑब्वियसली कहां पर होते हैं, विद इन दी बैक्टीरिया। ये बात यहां पर लिख लो, मैंने यहां पर नहीं लिखी। ठीक है, जिससे कि आप लिखने के साथ साथ सुनते भी जाएंगे, अदरवाइज सिर्फ लिखने में फोकस करेंगे और मेरी आवाज को म्यूट कर देंगे। ठीक, नेचुरली अकरिंग है, बैक्टीरिया में मिलते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है या क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा, उसके अलावा ये प्लाज्मिड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ से एक और बात समझ में आ गई कि जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में होते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में होते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम से इनको कोई भी मतलब नहीं है। उसके अलावा कुछ और यहाँ पर लिख रही हूं मैं, दे आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग। ये और लिखो, ठीक है। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग का मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था क्या होता है। तो दे आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए नेचुरली एग्जिस्ट विद इन द बैक्टीरिया। साइज की एक रेंज होती है, उस रेंज के बेसिस पर डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट these plasmids are exploited। ठीक है, जो रेंज होती है that varies from 1 kilo base pair to 300 kilo base pair। ठीक है, ये KB लिखा है, KB stands for kilo base pair to over approximate की रेंज है, इसी के बीच में प्लाज्मिड्स का जो साइज है वो एग्जिस्ट करता है। दे आर मेंटेन इन ईदर हाई कॉपी नंबर और लो कॉपी नंबर विद इन दी बैक्टीरियल सेल्स, और उसी के बेसिस पर आप इन प्लाज्मिड्स को क्लासिफाई करते हैं। कैसे? ईदर दे आर रिलैक्स्ड और दे आर स्ट्रिंजेंट। रिलैक्स का मतलब दे मेंटेन हाई कॉपी नंबर, स्ट्रिंजेंट का मतलब है दे मेंटेन कंपैरेटिवली लो कॉपी नंबर। कॉपी नंबर का भी मतलब मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में समझा दिया था, इसीलिए बोला था कि इस लेक्चर में जो भी बेसिक चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में नहीं डिस्कस करेंगे। आई एम गोइंग टू जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड गिव यू दी टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, अब देखो प्लाज्मिड्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। Although these plasmids are a form of genetic material, means they exist as DNA within the bacterial cells, but they do not take part in the cell growth।
ठीक, तो क्या इसका मतलब ये प्लाज्मिड्स बेकार है, सेल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेल ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो क्या इन प्लाज्मिड्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। These plasmids offer several advantages to the bacterial cells, and on the basis of those particular advantages they are further classified or they are further named. For example, there are R plasmids. ये आर प्लाज्मिड्स वो प्लाज्मिड्स होते हैं जिनके पास कुछ एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस के जीन्स होते हैं। अगर बैक्टीरिया के अंदर ये आर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट टू दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। फॉर एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल्स हैं जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये आप अभी जब हम प्लाज्मिड के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तब भी देखेंगे। ठीक, उसके बाद देयर आर एफ प्लाज्मिड्स, एफ स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी। दीज प्लाज्मिड्स confer additional advantage, that is the fertility to the bacteria। उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा प्लाज्मिड्स होते हैं जैसे देयर आर डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स, These degradative plasmids do what? They in fact give bacteria special features जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो they help in degradation of some hydrocarbons। जैसे कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, सूडोमोनास फुटिडा आपने सुना होगा, तो वो किसकी वजह से? They have the degradative plasmids within that which offer the advantage to degrade the high molecular hydrocarbon compounds or utilization of some unusual metabolites। ठीक है, ये तो हो गई प्लाज्मिड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात। ये जो प्लाज्मिड्स हैं ये कहाँ पर? दे आर प्रेजेंट इन सम प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन सम यूकैरियोट। जैसे ईस्ट में आप प्लाज्मिड पढ़ेंगे, बाकी बैक्टीरिया में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो जरा कुछ एग्जाम्पल। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, इनकी बेसिक्स। ठीक है, कहाँ पर मिलते हैं, कैसे होते हैं और इनको कैसे हम मॉडिफाई करते हैं। आप देखो जरा कुछ एग्जाम्पल जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं अगेन विद इन दी लैबोरेटरीज। तो ऐसे कुछ प्लाज्मिड्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। दो प्लाज्मिड्स के बारे में मैं यहाँ पर समझा रही हूँ, उसके अलावा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कुछ और प्लाज्मिड्स के बारे में भी पढ़ते जाएंगे। ठीक है, देखो जरा, सबसे पहला जो प्लाज्मिड है वो हम पढ़ेंगे PBr322। देखो P स्टैंड्स फॉर, अब नाम में ही लिखा हुआ है, P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड। ठीक है, B and R stands for बोलिवर एंड रोड्रिगेज। ये दोनों कौन है? नाम से ही समझ में आ रहा है, जिन्होंने इस प्लाज्मिड को आइसोलेट किया बैक्टीरिया से। ठीक है, 322 denotes the number that in fact distinguishes this particular plasmid from the others that are present in the laboratory, as simple as that। अब जरा डायग्राम देख लीजिए PBr322 का। देखो, क्योंकि बोला सर्कुलर है इसीलिए सर्कल में बनाएंगे। उसके अलावा जो जीन्स हैं वो हम इसमें मेंशन करेंगे। सी यू हैव ampicillin resistant gene present within this particular plasmid. Then you have ori, that is origin of replication, which is autonomous site for that allows the replication of the DNA. And then you have what? You have another marker, that is tetracycline resistant gene. This is PBr322 containing 4,3,6,1 बेस पेयर्स। ऐसी प्रेजेंट नहीं होती बट इसके मॉडिफाई करके कुछ इस तरीके से इसको बनाया गया लैबोरेटरीज में, सो दैट इट बिकम्स अ सूटेबल वेक्टर फॉर क्लोनिंग। कैसे? दो मार्कर्स दे दिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसमें प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा और जो एक और हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पॉलीलिंकर साइट। ठीक है, PLS या फिर मल्टीपल क्लोनिंग साइट, MCS भी बोल सकते हैं आप उसको। उसका मतलब कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। इनफैक्ट बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं, जैसे PST1 है, EcoR1 है, HINT3 है, ऐसी और भी SAM1 है,
SAL1 है, HIND3 है, ये कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं जो इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड में प्रेजेंट होंगी और इन्हीं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से आप इस प्लाज्मिड को एक्सप्लॉइट करेंगे इन ऑर्डर टू बी यूज्ड एज अ सूटेबल वेक्टर। ठीक, दूसरी एक और देखो जरा, सिंपल है, एक बार बेसिक समझ में आ जाएगा तो चीजें सिंपल हो जाएंगी। दिस इज PPR322, नेक्स्ट इज PUC19। अब P स्टैंड्स फॉर अगेन प्लाज्मिड, दोबारा बार बार बताने की जरूरत नहीं है। U स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, अगेन द नंबर 19 denotes the order into which it has been isolated in the laboratories। ठीक है, अब इस PUC19 का जो स्ट्रक्चर है वो भी एक बार देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पर इसका PPR322 का देखा, उसी तरीके से PUC19 का स्ट्रक्चर छोटी प्लाज्मिड बना रही हूँ मैं। ठीक है, ऑल्दो छोटा बड़ा बनाने से उसका साइज का रिलेशन नहीं है, मेरे पास बोर्ड पे स्पेस कम है इसीलिए छोटी बनाया है। जैसे यहाँ पर 4361 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं PPR322 में, ऐसे ही PUC19 is a plasmid that contains how many base pairs? It contains 2, 6, 8, 6 base pairs। ये नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके अपने आप याद होते जाएंगे। डू नॉट टेक स्ट्रेस इन रिमेम्बरिंग दिस, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ये नंबर अपने आप याद हो जाएगा। अब देखो जरा मार्कर्स कौन कौन से प्रेजेंट है या कौन कौन सी ऐसी स्पेशल चीजें हैं जो इसमें प्रेजेंट है। दिस इज वन ऑफ दोज, इट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। उसके बाद इट कंटेन्स ओराइसाइट। ठीक है, इसके बाद दो मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, दिस इज LAC1 जीन एंड हेयर इट इज व्हाट, इट इज LAC-Z जीन। ये जो LAC-Z है दैट इज द मार्कर दैट इज प्रेजेंट। एक तो ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एक ये LAC-Z है। दिस LAC-Z ऑल्सो कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स मल्टीपल क्लोनिंग साइट। अब ये इसके साथ एसोसिएशन एक बात आपको याद दिलाएगी या याद रखनी पड़ेगी, वो ये है कि this LAC-Z gene contains multiple cloning site, that means it contains the recognition sequence for very many restriction enzymes. Now when you use your restriction enzyme in order to cut this particular site and insert your foreign DNA, that was a light fluctuation unavoidable। फिर से सुन लो क्या हुआ कि ये जो LAC-Z जीन है इसमें मल्टीपल क्लोनिक साइट प्रेजेंट है, तो whenever you use your restriction enzyme in order to digest this particular vector or this particular plasmid to be used as a vector, ये जो LAC-Z जीन है वो स्प्लिट हो जाएगा। देखो LAC-Z जीन एक एडवांटेज ऑफर करता है, इट गिव्स अ पर्पल कलर इन द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, एंजाइम और सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में ये पर्पल कलर देगा। लेकिन जब LAC-Z जीन स्प्लिट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तब क्या होगा, ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये एक मार्कर बन जाएगा इन ऑर्डर टू डिनोट व्हाट, कि द पर्टिकुलर जीन हैज बीन इंसर्टेड इनटू दिस पर्टिकुलर वेक्टर। समझ में आ गया? अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, बेसिक्स क्लियर होंगे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे the presence of MCS within this LAC-Z marker act in fact as a marker again in order to select the transformed vector or transformed host cell। ठीक है, आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा दोनों प्लाज्मिड्स के बारे में। सिंपल चीजें हैं, बस डायग्राम्स में ये बेस पेयर्स जो हैं वो याद रखनी है और क्या क्या होता है उस प्लाज्मिड में वो याद रखना है। दैट्स ऑल फॉर दीज प्लाज्मिड अप टिल हेयर। इसके बाद हम वेक्टर्स और अलग अलग जगह पर कैसे यूज होते हैं वो पढ़ेंगे, बट नॉट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑब्वियसली। ठीक है, टिल देन इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू आस्क, एंड यस उससे पहले सब्सक्राइब नहीं करना भूलेंगे, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द नोटिफिकेशंस व्हेनेवर न्यू वीडियोज आर कमिंग आउट ऑन द चैनल रेगुलरली, right? So till then have a good day, study hard, enjoy your studies, ask your doubts to whichever platform you want, right? We will meet again in our next lecture. Bye bye, thank you, take care.